नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आईसीयू के अंदर आग लग गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला तो ये कि जब आग लगी तब ना तो फायर सिस्टम एक्टिव हुए और ना ही स्प्रिंकलर सिस्टम चल पाया। और इतना ही नहीं, जो डॉक्टर और वहां पर कर्मी मौजूद थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मदद करने के बजाय वहां से पहले ही भाग निकले। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि ये जनवरी में आग लगी थी और उस वक्त भी बेतरतीब तरीके से फैले तारों के जाल ऐसे ही फैले हुए थे जिसे ठीक करने को कहा गया था, लेकिन हादसे से तब भी सबक नहीं लिया गया। नतीजा फिर शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर हादसे के वक्त सिर्फ बड़ी बड़ी बातें क्यों होती हैं, सुझावों पर अमल क्यों नहीं किया जाता है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अग्निकांड के बाद परिजन अस्पताल के बाहर अफरा तफरी के माहौल में मौजूद नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको अस्पताल के भीतर की दिखा रहे हैं, कैसे आगजनी की इस घटना के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी लापरवाही है ये। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में आग लगने की वजह से 6 लोगों की जान चली गई है। अग्निकांड में कई लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। जिंदगी और मौत के बीच ये जंग लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पहुंचे थे, जांच के आदेश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी यहां पहुंची थी। हालात का जायजा लिया गया है, इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई है। अग्निकांड की जांच के लिए टीम भी गठित की गई है और अब ये टीम जांच पड़ताल करेगी क्या कुछ कारण इसके पीछे रहे। हालांकि लगातार आश्वासन ये दिया जा रहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। एनडीटीवी राजस्थान से जब डिप्टी सीएम दिया कुमारी बातचीत कर रही थी, उन्होंने साफ संदेश दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी तौर पर बख्शा नहीं जाएगा। ये 2 तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अग्निकांड के बाद की ये तस्वीर देखिए, अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड के बाद ये 2 तस्वीरें सामने आई। जल्द से जल्द मरीजों को यहां से शिफ्ट किया गया था, लेकिन कई लोगों की जान चली गई है और कई गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाई मानसिंह अस्पताल में भीषण आगजनी के बाद की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं और जवाबदेही किसकी है, अब इसका इंतजार हो रहा है। जांच कमेटी जो गठित की गई है, अब जांच पड़ताल के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है इसका इंतजार हर किसी को है। दरअसल परिजन लगातार मांग कर रहे थे मुआवजे की, जिस पर सहमति बनने के बाद परिजनों ने अपना धरना खत्म किया है। लगातार यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं का आने का सिलसिला जारी था। सभी ने पहुंचकर मौका मुआयना किया और इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी हासिल की है। विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। अस्पताल में जिन सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें एक बड़ी लापरवाही इसके पीछे कारण हो सकती है। देखिए यहाँ पर किस तरीके की ये तस्वीर सामने आई है। आग लगने के बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया और जो तीमारदार है वो मरीजों को यहां से लेकर भागते हुए नजर आए थे। बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आई थी आगजनी के बाद की और तुरंत सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि अभी भी कई ऐसे मरीज जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। तो चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल कई होंगे, जवाब तलाशने की हमारी पूरी कोशिश होगी। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे सीपी कटारिया, रिटायर्ड फायर ऑफिसर हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ ओपी गुप्ता जी होंगे, रिटायर्ड कमिश्नर हैं जयपुर निगम के, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर रुचि गर्ग होंगे हमारे साथ, एक्सपर्ट हैं वो। और डॉक्टर ठाकुर दास होंगे हमारे साथ, पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी। तो हमारे साथ फिलहाल सीपी कटारिया जी मौजूद हैं। जरा आपसे ये जानना चाहेंगे, पहला सवाल मेरा यही है, इस हादसे को हम क्या नाम दे सकते हैं? क्या ये बड़ी लापरवाही है या इसे हम हादसा कहें? ये हादसा नहीं होगा, ये लापरवाही ही कही जाएगी, क्योंकि सरकार ने फायर एनओसी नहीं लेने पर 25,000 से 5 लाख तक का जुर्माना कर रखा है, निर्धारण कर रखा, लेकिन कभी किसी से वसूला नहीं। जब वसूला नहीं तो किसी पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। उसके अलावा इसकी फीस भी बहुत ज्यादा है। सरकार ने फीस कर रखी है 100 रुपए से 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। इसके कारण क्या प्राइवेट तो एनओसी लेने में इंटरेस्टेड रहते ही नहीं है। सरकार को ऐसा कोई इजी साधन करना चाहिए जिससे फीस भी कम लगे और उनको कौन कौन से साधन किस किस बिल्डिंग में लगाने हैं
ये इजीली लिस्ट अवेलेबल हो जाए। अगर हाँ। ऐसा हो जाएगा तो फायर सेफ्टी में के इक्विपमेंट लगाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। दूसरा, सरकारी संपत्तियों में फायर एनओसी ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, सरकार के सारे आदेश बिल्कुल मौन है। मतलब कहीं कुछ डिटेल नहीं दे रही कि सरकारी साधनों में उनको चेक करना है या नहीं, नोटिस देना है या नहीं, क्योंकि सरकारी संपत्तियों में बड़े बड़े अफसर होते हैं जो अधिकतर कई जगह पे तो क्या म्यूनिसिपल कमिश्नर से भी हाई रैंक वाले होते हैं, तो इसलिए हर आदमी उनसे बचना चाहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लौटूंगी आपके पास। जी, लौटूंगी आपके पास। ओपी गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। ओपी गुप्ता जी, देखिए अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब जनवरी के समय में खामियां पाई गई थी फायर सेफ्टी मानकों में, तो दोबारा जांच क्यों नहीं की गई? अगर दोबारा जांच हुआ होता तो शायद ये तस्वीरें आज नहीं देखने को मिलती। देखिए मैडम, मैंने सुबह भी यही बोला था कि ये लापरवाही सबसे बड़ी कारण है। मैंने खुद ने देखा है, एसएमएस भी जाता रहता हूँ, मैं ट्रॉमा सेंटर भी जाता हूँ कि वहाँ के फायर जो सिस्टम है वो बिल्कुल धूल से भरा हुआ, मतलब उसकी कोई केयर, ऐसा लगता है कभी खोला ही नहीं गया उसको। तो उनको टाइम टू टाइम चेक करें, हर 2 महीने 3 महीने में चेक करें और उसको मॉक ड्रिल करके वो करें, जब तो फायर सिस्टम सही रहता है। तो एक बार आग लगी, थोड़ा बहुत उन्होंने देखा, चेक किया होगा, फिर उसके बाद वो लापरवाह हो जाते हैं, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर ये ध्यान देने लग जाए तो इतनी दिक्कत ही नहीं हो। स्प्रिंकलर सिस्टम उन्होंने हर 3 महीने में उसको चेंज करना जरूरी है, वो चेंज नहीं है तो वो काम में नहीं आएगा, किसी भी यूज का नहीं है। तो लापरवाही सबसे बड़ा कारण है। और गवर्नमेंट बिल्डिंगों में मैंने जैसे बताया कि भाई वहां पर क्या है कि बड़े बड़े अफसर होते हैं और सेक्रेटरी लेवल, आईएएस लेवल के सेक्रेटरी, तो उनको जरा सा नोटिस दो, वो करो, तो वो उन पर नाराज हो जाते हैं, कमिश्नरों को डांट पिला देते हैं, फायर अफसरों को कि यार औरों को देखो, पहले प्राइवेटों को इतना कर रहे हैं, अभी बजट नहीं है या पैसे नहीं है अभी हमारे पास, या फिर जो भी है ठीक है उसको कराएंगे, ऐसे कर देते हैं। तो एनओसी नहीं लेते हैं ये खुद भी हर साल, जबकि एनओसी लेना जरूरी है, सिस्टम चेक कराना जरूरी है, सब इनको बताया होता है ये चीजें करिए, लेकिन करते नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक बार ठाकुर दास के पास चलते हैं। ठाकुर जी, देखिए ये पहला हादसा नहीं है। अगर हम एसएमएस अस्पताल की ही बात कर ले तो जनवरी में यहां पर जो परेशानियां सामने आई थी, इसके बाद भी सबक नहीं लिया जा रहा है क्या? लोगों की जो मरीजों की जान है वो लापरवाही से अब बड़ी हो गई है। यहां पर मरीजों की कोई चिंता नहीं है। वीडियो क्या क्या चल ठीक है, ठीक है, आऊंगी आपके पास। डॉक्टर इसरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर इसरत, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, यही सवाल मैं आपसे दोहराऊंगी कि ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं लेकिन सरकारें सबक नहीं ले रही हैं, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, मरीज यहां पर अपनी जान गंवा रहे हैं बिना किसी गलती के, लेकिन कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही है। देखिए मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ऐसे हादसे ना हो, ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। तो जो बार बार हॉस्पिटल्स का हर 6 मंथ्स पे या ईयरली बेसिस पे जो ऑडिट होता है एनएबीएच की तरफ से, जो एक बार कंफर्मेशन दी जाती है कि सारे सिस्टम्स वर्किंग कंडीशन में है, कोई ऐसी कंडीशन ना हो जिसकी वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हॉस्पिटल पे ना आए। तो इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए कि फायर एंड एक्सटिंग्विशन सिस्टम जो हमारा हॉस्पिटल का है या हॉस्पिटल का फायर कंट्रोल सिस्टम है, वो एकदम सही सटीक तरीके से होना चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना आए। उन हॉस्पिटल्स को परमिट फर्दर 1 साल के लिए हमें रोकना चाहिए जो ऐसी कंडीशन में, ऐसे स्टेटस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट्स तो अनफॉर्चुनेट है। अगर ऐसे इंसिडेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं और मरीज तो बाहर से आते हैं ठीक होने के लिए, ना कि अपनी जान गंवाने के लिए, और वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, तो इट शुड बी डेल्ट विद वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस कि रेगुलर बेसिस पे हॉस्पिटल्स का पूरी तरह से एक बार इंस्पेक्शन किया जाए रिगार्डिंग द फायर एंड ऑल दीज इंसिडेंट्स। जैसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे यहाँ चलता है पूरा वॉर फुटिंग पे कंट्री में, वैसे ही हॉस्पिटल्स का पूरी तरह से एक बार सिलेक्शन किया जाए इस चीज को लेकर, सो दैट ऐसी इंसिडेंट्स ना हो फ्यूचर में, कभी भी ऐसे अनटोवर्ड इंसिडेंट्स ना हो। ये तो इसमें तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते कि भाई क्यों हुआ, क्या हुआ। पहले तो ऐसा इंसिडेंट ही नहीं होना चाहिए। क्या हम उन फैमिली मेंबर्स को, उनके एडिडेंट्स को समझाए कि क्या एग्जैक्टली हुआ, लॉस तो हुआ है, तो ये तो अनरिपेयरेबल लॉस है, तो इसका पूरी तरह से हमें ध्यान देना चाहिए।
और इसके लिए प्रॉपर होमवर्क करके हमें हॉस्पिटल्स का जो ईयरली बेसिस पे इंस्पेक्शन होता है उस पे स्ट्रिक्टली ये चीज फॉलो होनी चाहिए कि भैया इनका ये क्लियर है या नहीं हाँ। है। अगर अलार्म सिस्टम है वो प्रॉपर है, कंट्रोल रूम है वो प्रॉपर है, बार बार फायर की मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए, जो ड्रिल्स रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, उनको बाकायदा चेक किया जाना चाहिए, तब जाके ये इंसिडेंट्स को हम कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं। ये बहुत सही बात कही आपने डॉक्टर इशरत। लौटूंगी आपके पास। ठाकुर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठाकुर साहब देखिए, इस हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन जरा सोचिए उन मरीजों की क्या गलती थी, उन परिजनों को कौन जवाब देगा जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। शिवानी जी, ये सही बात है कि जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है, परंतु जिम्मेदारी तो सरकार तय करेगी ना। इसमें जिम्मेदारी किसकी है? आपको एक जोधपुर का किस्सा पता हो, जोधपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में एक मरीज की ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से वो जो है ऑक्सीजन नहीं मिली और वो मर गया, और प्रिंसिपल को हटा दिया गया, वहां सुप्रिटेंडेंट को हटा दिया गया। यहाँ तो प्रिंसिपल साहब के अंडर में जो एडिशनल प्रिंसिपल है उसको जांच कमेटी में दे दिया, कमिश्नर को जांच कमेटी में दे दिया। अच्छा, बजट की कोई कमी नहीं है। अम्बरीश कुमार जी जो सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन है वो 10 बार कह चुके हैं जितना चाहिए बजट लो आप। प्रपोजल तो सुप्रिटेंडेंट और प्रिंसिपल ही करेंगे ना। उन्होंने कभी प्रपोजल ही नहीं पुटअप किया होगा कि इसमें इस तरह से जो है और इम्प्रूवमेंट किया जाए। दूसरा, ट्रेनिंग नहीं देते डॉक्टरों को और कंपाउंडरों को, रेगुलरली ट्रेनिंग देवे 6 महीने में 12 महीने में, कम से कम उनका दिल तो खुले। वो तो भाग गए उल्टा, धुआं देखते हुए तो उल्टा भाग गए। तो जिम्मेदारी तो इसमें सुपरिटेंडेंट की और प्रिंसिपल की सीधी साधी आती है। उनको हटाना चाहिए या सस्पेंड करना चाहिए, और फिर वो इंक्वायरी कमेटी बैठे। और इंक्वायरी कमेटी किसकी? कमिश्नर इकबाल साहब। इकबाल साहब को कौन नहीं जानता है? दुनिया भर के लोग जानते हैं, हमेशा मेडिकल में रहे हैं, सारे डॉक्टरों से इनका उठना बैठना है। क्या दे देंगे रिपोर्ट? ये कोई जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए क्या? मौत जो 8 मौत या 6 मौत जो बता रहे हो आप, मेरे ख्याल से 8 मौत हो गई है। तो इतनी सस्ती है क्या मौत? जो सस्ते से आदमियों को, एक चीफ इंजीनियर को लगा दिया, एक सीएफओ को लगा दिया। सीएफओ, जैसा कि अभी फायर अफसर ओपी गुप्ता जी ने कहा कि जब जाते हैं हॉस्पिटल में या सरकारी बिल्डिंगों में तो अफसर लोग भगा देते हैं। अरे भगा देते हैं, नोटिस तो दो कम से कम, झूठ पाट का नोटिस तो दे दो आप, आपकी जान तो छूटे कम से कम। आप जाते हो प्राइवेट होटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां से कुछ न कुछ हिसाब किताब होता है उनका, तो इतना तो नकटाई तो आप कर रहे हो नगर निगम वाले। तो इसमें फायर अफसर भी जिम्मेदार है। जिम्मेदारी फायर अफसर की है, प्रिंसिपल की है और सुपरिटेंडेंट की है। तीनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और फायर अफसर के खिलाफ तो जांच हो, और प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तो बिल्कुल सस्पेंड होने चाहिए, तुरंत उनको पद से हटाए जाने चाहिए। और जुडिशियल इंक्वायरी हो, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जुडिशियल ऑफिसर जो RSJS होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो रिटायर्ड कई जयपुर में मौजूद है और बड़े ईमानदार लोग हैं, उनसे जांच करवाएं। अब जांच करवा रहे हो इकबाल कमिश्नर से, और उसके अंडर में प्रिंसिपल के खिलाफ जांच कौन कर रहा है? एडिशनल प्रिंसिपल। अरे वो तो उसके अंडर में, वो क्या जांच कर लेगा? तो इसलिए जांच कमेटी भी जो बनाई है उन्होंने सिर्फ लीपापोती करने के हिसाब से बनाई है। सरकार को चाहिए, इसमें न तो कोई मंत्री का दोष है, न मुख्यमंत्री का दोष है, और न सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन का दोष है, क्योंकि वो तो सब तैयार बैठे हैं फंड देने के लिए। कार्रवाई तो ये नहीं कर रहे हैं, लापरवाही तो ये कर रहे हैं। डॉक्टर लोग इतने सुबह से लेकर शाम तक मरीज को देखते रहते हैं, और रात को ऐसी हालत हो जाती है उनकी कि वो दारू पीने के अलावा कोई काम नहीं होता है, बस वो पी के सो जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में जो प्रशासनिक मसले हैं उनकी तरफ तो उनका ध्यान जाता ही नहीं है। फायर अफसर होना चाहिए, या सिक्योरिटी गार्ड जो आप रखते हो उनको भी तो ट्रेनिंग दो। जो सिक्योरिटी गार्ड है कम से कम उनको तो ट्रेनिंग दो भाई, उनको भी ट्रेनिंग नहीं है। अरे सिफारसी सिक्योरिटी के अलग रखता है, मतलब स्थिति बहुत बुरी है इसमें। बिल्कुल ठाकुर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो कमेटी गठित की गई है ये बाकायदा लीपापोती की एक कोशिश है। इसी पर मैं एक सवाल में जोड़ूंगी सीपी कटारिया साहब से। कटारिया साहब, लोगों के अंदर विश्वास खत्म हो गया है, अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो, लेकिन ऐसी घटनाओं ने अब लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए। क्या सरकार को फायर ऑडिट रिपोर्ट को अब सार्वजनिक करने की जरूरत है ताकि लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो सके? फायर सेफ्टी की ऑडिट रिपोर्ट जी तो पब्लिक के सामने आनी ही चाहिए, बिल्कुल, जिससे पब्लिक भी कभी जाए, पेशेंट भी कभी जाए तो वो भी देख सकता है कि क्या कमी है क्या नहीं है। जी। दूसरा, हॉस्पिटल की जो जिम्मेदारी की जहां तक बात हो रही है जयपुर की, उसके अंदर क्या है, जो विभाग उस बिल्डिंग की मेंटेनेंस करता है उसी की जिम्मेदारी है कि फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट पूरे है कि नहीं है, ये चल रहे हैं कि नहीं है, रेगुलर जांच हो रही है कि नहीं है। तो जैसे अधिकतर जगह पे PWD विभाग
मेंटेनेंस करता है, रिपेयरिंग और वही हर कर चीज, बिजली का हर काम वो देखता है। तो ये जिम्मेदारी भी उसी की है कि वो फायर सेफ्टी भी देखे। वो किसी भी विभाग से अपनी मदद ले सकता है। जैसे बिजली का काम होता है तो ABNL वालों को बुलाते हैं, उसी तरह से वो फायर की कोई है तो फायर ऑफिसर को बुला करके चेक करवा सकता है, भाई देख लो क्या है क्या नहीं है, क्या पूर्ति करनी है। ठीक है। और ये तालमेल कटारिया साहब लौटूंगी आपके पास। ओपी गुप्ता जी के पास मैं जाना चाहूंगी। ये जरा बताइए कि फायर सेफ्टी को लेकर जो NOC मिलता है अस्पतालों को, क्या दोबारा इसकी रीचेकिंग होती है, दोबारा जांच किया जाता है कि नहीं, या सिर्फ फाइलों में ही काम होता है? देखिए, नियम सब है। हाँ। दोबारा चेक होना चाहिए, टाइम पर चेक होना चाहिए, सारी बिल्डिंगें चेक होना चाहिए। लेकिन यदि आप देखेंगे नगर निगम और फायर स्टाफ में, तो एक पूरे एरिया के लिए एक AFO या एक FO, मतलब पूरे जयपुर के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 FO होंगे, जिनको कहाँ तक बिल्डिंगें चेक करेंगे। इसके लिए जो पूरा स्टाफ होना चाहिए वो होता नहीं है। नहीं फायर से उसके हिसाब से अधिकारी होते हैं, न इतने साधन होते हैं उनके पास, उनको गाड़ियां भी बहुत कम मिली हुई होती है कि सारी जगह चेक कर सके। इसलिए लापरवाही होती है। कागजों में, नियमों में तो है कि हर बिल्डिंग को टाइम पर चेक किया जाए, लेकिन करते कितनी है? 2 बिल्डिंग कर लेंगे, एक महीने में 4 बिल्डिंग कर लेंगे, जबकि डेली के हिसाब से 4-6 बिल्डिंगें चेक करनी चाहिए एक अफसर को। तो हो सकता है अब बीच में अगर ये चेक कर लेते, कभी इनको कमियां बताते, तो हो सकता है ठीक हो। ये जो वायरिंग सिस्टम इस SMS का इतना खराब है कि उनमें सिस्टम तो लगा रखा है सपोज एक AC के लिए, और उसमें 4 प्लग और जोड़ देंगे, नई मशीन आ जाती है, हर मशीन के लिए अलग उसी में से कनेक्शन ले लेके जोड़ दें। इसी के कारण शॉर्ट सर्किट होता है। और ये आग लगी थी, वो लगी थी स्टोर में ज्यादातर प्लास्टिक का सामान है, उसकी प्लास्टिक के सामान की जो धुआं हुई थी उसी से सारे मरीज मरे। इतनी जहरीली धुआं होती है प्लास्टिक की, उसी के कारण ये इतना हुआ है। आग ज्यादा फैली नहीं, लेकिन धुआं इतना ज्यादा फैला जहरीली धुआं का, तो उससे ही मर गए सब। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर गुप्ता साहब एक ही बात ये भी सामने आई है कि एक लापरवाही यहाँ पर होती है। NOC मिलने के बाद दोबारा चेक नहीं किया जाता है। अगर रीचेक किया जाता तो शायद व्यवस्थाओं में जो खामियां है वो उजागर होती। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर रुचि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर रुचि, जरा ये बताइए कि हॉस्पिटल में जो मौजूद स्टाफ होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, क्या उन्हें फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर ऐसे हालात हो तो वो कैसे निपटे उससे? जी हाँ, बिल्कुल। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को, स्टाफ को, वर्किंग स्टाफ को, जो भी साथ के स्टाफ है, सबको प्रॉपर फायर ट्रेनिंग का एक कंपलसरी नियम है जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। वो सबकी रेगुलर ट्रेनिंग होती है। इनफैक्ट इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा कभी कुछ हो जाता है, तो उसमें हमारे यहाँ पे कोड रेड का अनाउंसमेंट होता है। स्पेशल कोड्स होते हैं जिसको अनाउंस करते ही जितने भी हमारे फायर सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, गार्ड्स हैं, जो भी लोग वहां पे रिक्वायर्ड हो, वो वहां पे पहुंचते हैं। पेशेंट को इवैक्यूएट करना प्रायोरिटी रहती है, जिसको जिस तरह से पॉसिबल है उसको स्टेयर से इवैक्यूएट करके और सबको सेफ जगह पे ले जाना। एक ऐसी इमरजेंसी जगह जहां पे हम सब कॉमनली इकट्ठे हो पाए, वहां पे उसको लेके जाना। आईसीयू के कोई पेशेंट्स हैं, बाई चांस ऐसी कोई मिसहैप आईसीयू में है, तो पेशेंट्स को दूसरी आईसीयूज में या इमरजेंसी में या जो भी जहां भी पॉसिबल संभवतः जगह है वहां पे उनको शिफ्ट किया जाता है। तो ये एक मैंडेटरी ट्रेनिंग है जो सारे स्टाफ को, डॉक्टर्स को, जो भी हमारे सिक्योरिटी स्टाफ है, उन सबको दिया जाता है। बिल्कुल। यानी कि देखिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये जो हादसा हुआ है उस समय में मरीजों को छोड़कर, तीमारदारों को छोड़कर, यहाँ स्टाफ वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले और ये हादसा हुआ है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से ठाकुर साहब आपके पास आना चाहूंगी। ऐसे मामलों में जो जांच कमेटी बनाई जाती है, इस हादसे के बाद भी जांच कमेटी बनी है, तो क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति होती है या वाकई जमीनी स्तर पर पहलुओं को जांचा जाता है, समझा जाता है कि खामियां कहां पर थी, गलती किसकी थी, और क्या कमेटी बनने के बाद सख्त कार्रवाई होती भी है या सिर्फ कागजों में बात रहती है? मैडम, कार्रवाई जैसे भी है, मैं बताऊं आपको, कमेटी तो गठित की जा चुकी है। इसके आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इकबाल जी कमिश्नर जो मेडिकल हैं, उनको बनाया है इन्होंने अध्यक्ष। 2 चीफ इंजीनियर को लिया है, एक एडिशनल प्रिंसिपल को लिया है उन्होंने, और एक CFO को लिया है। अब वो सारे अधिकारी जूनियर हैं, मतलब एक इकबाल जी के अलावा जितने भी अधिकारी लिए हैं वो जूनियर हैं। मैं जहां तक समझता हूं, एक बार शुभ्रा सिंह जी ने कोई आदेश दिए थे प्रिंसिपल दीपक महेश्वरी साहब को, तो उनको जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की रैंक की है और चीफ सेक्रेटरी से सीनियर हैं, उनकी बात नहीं मानी, तो इकबाल जी की क्या बात मान लेंगे, कौन क्या मान लेगा।
मतलब इसमें सिर्फ लिपापोती करने के लिए ही एक हल्की कमेटी बना दी इन्होंने। इन्होंने मौत को बहुत हल्का ले लिया। जो मतलब घटना हुई है, दुखद तो हुई है, उसमें कई कमियां निकलेगी, उसमें कोई शक नहीं है, पर कमियां बताएगा कौन? और इसमें कहीं टाइम नहीं दिया है। कमेटी कितने दिन में रिपोर्ट देगी ये भी नहीं लिखा हुआ है। आश्चर्य की बात देखो आप। अब पता नहीं वो 2-4-6 महीने लगाएगी, जब तक बात आई गई हो जाती है, जनता भूल जाती है, फिर कुछ नहीं होता है इसका। तो कुछ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो 8 आदमी मर गए हैं तो उनकी क्या कुछ कीमत नहीं है? उनको मुआवजे के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। मतलब बड़ी स्थिति विकट है। और इस संबंध में जो है भजन लाल जी बड़े संवेदनशील आदमी हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जहां तक मंत्री जी का सवाल है, बहुत ही उम्दा किस्म के मंत्री हैं और बहुत ही एक्टिव मंत्री हैं। खुद सारा देखते हैं हिसाब किताब। जो मैं इवन ऑनलाइन भी सारा प्रशासन का देखते हैं सारा काम। पर अम्बरीश जी जो मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, वो तो कह रहे हैं बजट लो यार, मेरे से खूब चाहो जितना बजट लो, आप स्कीम तो लाओ, कोई प्रोजेक्ट तो लाओ। अगर ये प्रोजेक्ट पहले ले जाते सेफ्टी का और तो ये और अच्छा हो जाता है। इनके पास फंड्स इतने पड़े हैं। अमरीश जी कहते हैं फंड्स खूब पड़े हैं, लो सर आप। न तो इसमें मंत्री जी मना करते हैं, न मुख्यमंत्री मना करता है। गलती सिर्फ नीचे के लेवल पे ही है। ये प्रिंसिपल और जो है सुप्रीडेंट, मैं तो कहता हूँ उनके सिवा कोई दूसरा जिम्मेदार आदमी है ही नहीं। और जो ठीक है कर्मचारियों ने बेवकूफी करेगी, भागे वो धुआं देख के, उल्टा उनको फायर ब्रिगेड को रिपोर्ट करनी चाहिए और खुद मदद करनी चाहिए। इनको कुछ पता होना चाहिए कहाँ से फायर हाइड्रेंट कहाँ लगे हुए, उनको खोलना चाहिए था उनको। अच्छा, फायर फाइटर्स में मैंने सुना है कि फायर फाइटर्स में गैस ही नहीं थी उसमें। तो अजीब सी स्थिति है। इनको थोड़ा टाइमली चेकअप जरूरी, बहुत जरूरी है। और इसी हॉस्पिटल में क्या है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ट्रॉमा वार्ड में तो पहले तो आते ही बीमार हैं, ऐसे सीरियस बीमार आते हैं जिनके एक के तो उन्होंने वेंटिलेटर हटाया, बेचारा वहीं मर गया। तो इस तरह से सीरियस जब इतना मामला है तो वहाँ थोड़ा सीरियसनेस डॉक्टरों को भी दिखानी चाहिए। वहाँ के जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको भी दिखानी चाहिए। ऐसे नहीं कमरे ठंडे कमरे में बैठे हैं एसी में और आराम से वहां से हुक्म कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए डॉक्टरों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी मैंने सुना है कि बिल्कुल कार्रवाई की जरूरत है ठाकुर साहब, क्योंकि लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन अब जान की भी परवाह नहीं है यहाँ पर। सीपी कटारिया के पास एक बार मैं जाना चाहूंगी। देखिए, ऐसे हादसों के बाद अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या एनओसी को अब डिजिटल और सार्वजनिक करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी हो गया है। लोग घबरा रहे हैं ऐसे अस्पताल में घटनाओं से, ऐसी व्यवस्थाओं से, ऐसी लचर सुविधाओं से। फायर एनओसी के लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने का ही प्रावधान कर रखा है। इसके अंदर प्रावधान के अंदर यह है कि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी है जिसको चेंज करना बहुत जरूरी है। एक, सबसे पहले वो मांगते हैं अर्बन डेवलपमेंट टैक्स की रसीद। तो बिल्डिंग के अंदर बहुत कई पुराने बिल्डिंगें बनी हुई है जिनका पुराना टैक्स भी बाकी हो सकता है, तो वो अदा नहीं करते हैं तो एनओसी नहीं देते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो एनओसी नहीं देते हैं। और एक ये इसकी फीस भी बहुत ज्यादा है जी, तो फीस को भी थोड़ा कम करना चाहिए। 100 रुपए मीटर बहुत ज्यादा है। 100 रुपए से 200 रुपए मीटर की फीस लगती है ये पहली बार, और उसके बाद भी रिन्यूअल का अलग प्रावधान है। तो इतनी फीस ज्यादा होगी तो कई संस्थाएं बचती है कि यार मैं बिना एनओसी के काम चला लूं, और फिर घटना हो जाती है तो फिर गलत हो जाता है। इसलिए ऑनलाइन प्रावधान है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको थोड़ा इजी करना चाहिए सरकार को। और फिर क्या सर्टिफिकेट दिया, क्या क्या इक्विपमेंट लगे और क्या लगने चाहिए थे, इसको पब्लिकली एक वहां पर बोर्ड लगा करके हर एक को एंट्रेंस पे ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए जिससे कोई कमी आ जाए ना तो पब्लिक भी बोले। घटना के बाद तो हर कोई बोलता है, घटना के पहले बोले तो सरकार को भी जानकारी हो सकती है और उसको सुधार कर सकते हैं जिससे आगे कोई घटना नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। एक बार डॉक्टर रुचि के पास चलते हैं। डॉक्टर रुचि, इस हादसे पर एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक सामने आए, उनका एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो ये मौतें हुई हैं वो आगजनी से नहीं हुई हैं। ऑलरेडी उनकी जो हालत थी वो ज्यादा खराब थी, क्रिटिकल सिचुएशन में थे। इस बयान को कैसे समझे, और जरा ये भी बताइए कि ऐसे हालात में मरीजों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता होगा जिनकी क्रिटिकल सिचुएशन पहले से होती होगी।
देखिए, जैसे आपने बताया, उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए है उसको जस्टिफाई कर पाना या नहीं कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कोई भी आईसीयू में कोई भी मरीज होता है वो क्रिटिकल स्टेट में ही होता है। तो अब जब कभी भी ऐसे कहीं पे भी आग लग जाती है, सारे जितने भी वहां पे इक्विपमेंट्स हैं वो फेलियर होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, और इनफैक्ट हो भी जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, आग लगी है, सारे फेलियर इक्विपमेंट होंगे, वेंटिलेटर पे मरीज होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाईज होती हैं, बहुत चीजें चल रही होती है जिसमें सब में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी केओटिक सिचुएशन तो है, और जो मरीज ऑलरेडी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में है, उसको अगर सिंपल ऑक्सीजन की सप्लाई ही ना मिले, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जिसके कारण पेशेंट की जान जा सकती है। तो आग का डायरेक्ट इफेक्ट भले ही ना हो, बट इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ऐसे में वहां जो धुआं भर जाता है, जितने ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, घुटन के कारण पेशेंट के मौत होने के, इनफैक्ट कोई नॉर्मल पर्सन भी अगर बहुत देर तक ऐसे एनवायरनमेंट में फंसा रह जाएगा, तो उनके काफी ज्यादा लंग्स में इस तरीके की प्रॉब्लम होने लग जाती है, जैसे कि उन्हें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लग जाएगा। उसकी वजह से काफी सारा धुआं, जिसको सूट बोलते हैं, वो अंदर चला जाएगा। तो हमें कई बार पेशेंट को ऐसे को वेंटिलेटर पे डालने की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे हमने कई केसेस हैं जो आग में फंसने की वजह से। तो जो क्रिटिकल है उसके लिए तो ये जानलेवा है ही, बल्कि जो नॉर्मल पेशेंट, जो नॉर्मल लोग भी हैं, उनके लिए भी अपने आप में ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इंतजार करना होगा, ये जो जांच कमेटी गठित हुई है इसमें क्या कुछ और जानकारियां सामने आती हैं। सरकार की ओर से लगातार एक्शन की बात कही जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल में अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इंतजार करना होगा, इंसाफ परिजनों को कब मिलता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।